नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम थोड़ा जो पीछे वाली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है और उनको कितने भागों में विभाजित किया गया। तो हमने पढ़ा हिंदी की प्रमुख बोलियाँ थी जिनको 5 भागों में विभाजित किया गया। तो पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, इन 5 भागों में विभाजित किया गया। फिर मैंने विद्यार्थियों आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि इन 5 जो हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं इनमें कौन कौन सी आती है, उनको याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो इनको याद करने का जो सूत्र बताया था, तो ट्रिक बताई थी, उसमें है अ, ब और छ। अ ब छ मतलब अ मतलब अवधी, ब मतलब बघेली और छ मतलब छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में हमने बताया पश्चिमी हिंदी। पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो है इसमें पश्चिमी हिंदी में आती है। उसके बाद में हमने बताया राजस्थानी में हमने कहा इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती आती है। तो हमने कहा कि इसकी जो ट्रिक है वो है मामे मेहा, यानी कि मामे के यहाँ जाओ, राजस्थान में रहता है हमारा मामा, मामे के यहाँ जाओ और मेहा खाओ। मतलब मेहा का मतलब आप मेवा से समझ लेना, उससे भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि बिहारी में है मैम भोज मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैम भोज मतलब आप समझो, मैम मतलब मैथिली और म मतलब मगही और भोज मतलब भोजपुरी, यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों कहाँ में बोली जाती है? बिहार में। यानी कि मैम को भोज कराओ कहाँ? बिहार में। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि पहाड़ी बोली में आपके आती है गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली। इनको याद रखने की कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इनके नाम के अनुसार ही हमें पता चल जाता है। गढ़ का मतलब भी पहाड़ होता है, और कुमायूं क्षेत्र भी विद्यार्थियों आपको पता है कि वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, और मंडियाली भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसको याद ट्रिक से करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि भाषा और बोली में अंतर जो है काफ़ी अंतर है, जिसमें भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली संकुचित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है और उसका अपना शब्दकोश होता है, लेकिन बोली का कोई भी अपना व्याकरण या शब्दकोश नहीं होता है। और जो भाषा होती है उसमें साहित्य रचनाएं जो है विपुल मात्रा में आपको मिलेगी, लेकिन बोली में कोई साहित्य रचना नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई हुई भी है तो वो भी नाम मात्र की हुई है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि लिपियाँ कौन कौन सी है। तो हमने बताया कि हिंदी, संस्कृत, इनकी जो लिपियाँ हैं वो देवनागरी है, और पंजाबी की गुरुमुखी है, और अंग्रेजी की रोमन, और वैसे और जो है अन्य जो है भाषा हैं उनकी अलग अलग लिपियाँ हैं। उसके बाद में हमने हिंदी व्याकरण को बताया कि हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं, और हिंदी व्याकरण की परिभाषा बताई। फिर हमने कहा कि हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो विद्यार्थियों आज जो है हम हिंदी व्याकरण के जो 3 भाग किए गए हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार, उसमें से पहला जो है वर्ण विचार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ण विचार। इसकी परिभाषा, वर्ण विचार की परिभाषा यह है कि वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। एक बार अपन पुनः इसको पढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, यानी जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े संभव नहीं है। जैसे अ, ई और ये क हलंत है, इसके नीचे ख, इसके नीचे भी हलंत है, मतलब ये जो है छोटी से छोटी इकाई है। अ के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, ई के भी नहीं किए जा सकते और इनके भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरी मात्रा नहीं मिली हुई है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की जो लिखित लघुत्तम इकाई, एक तो होती है मौखिक और एक होती है लिखित। तो विद्यार्थियों लिखित जो हम लघुत्तम इकाई मानेंगे वो वर्ण को मानेंगे, तथा भाषा की जो मौखिक इकाई है लघुत्तम, वो ध्वनि को मानेंगे। अब भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण तथा भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई ध्वनि, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो इन दोनों से मिलकर सार्थक समूह बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं, या इन दोनों से मिलकर सार्थक समूह बनता है, वह शब्द कहलाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि इन सारे वर्णों का जो समुदाय होता है उनको जो मिला देते हैं, जब समुदाय बन जाता है तब क्या कहलाती है? वर्णमाला
कहलाती है। अब हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आपके स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो विद्यार्थियों आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा कि इसमें 52 वर्ण होते हैं, ये मैडम 44 बता रहे हैं, और तो कहीं कहीं आपको 43 भी मिलेंगे। तो कामता प्रसाद गुरु ने 43 माने हैं, और कहीं आपको जो बुक है व्याकरण की अलग अलग उसमें 52 भी मिलेंगे। लेकिन इसका जो आपको सटीक जो है कि 52 कैसे हुए 44 से, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे ये वर्ण कितने हैं, 44 वर्ण कौन कौन से हैं, जिनमें स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, और ये जो 52 वर्ण है वो कैसे बने। बहुत बहुत धन्यवाद।